आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का। कौन सा? वायु राशियाँ, यानी कि एयर मासेस। देखिए, कुछ बच्चों को ना बुक को लेके कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोग जिन्होंने भी सविंदर सिंह की बुक खरीदी है वो बुक बेस्ट है, लेकिन क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो आप एक काम कर लेना, जब भी आपकी लाइब्रेरी में जब आपका जाना हो तो आप लाइब्रेरी से जो एक बुक है, कौन सी मैंने आपको बताया था, प्रोफेसर HS शर्मा के नाम से एक बुक आती है, वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, आप उसको एक प्रेफर करके देखिए, एक बार पढ़ के देखिए थोड़ा सा। ठीक है, उसमें आपको चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखी गई है। सविंदर सिंह की जो बुक है वो बच्चों, क्योंकि एक्चुअली वो क्या है, इंग्लिश में लिखी गई बुक थी, उसको इंग्लिश में लिखा गया था। फिर जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो उसको एज इट इज़ हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो वो क्या है, हिंदी जो टफ वाली हिंदी होती है ना, वो बन गई है। ठीक है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है उसको। और बाकी आप एक बार पढ़ेंगे टॉपिक को बुक से तो आपको समझ में आएगी वो चीज़। ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। उसके अलावा अगर फिर भी नहीं आता है तो HS शर्मा की बुक है, वो आप लोग देख लेंगे एक बार। और अगर आप लोगों को नहीं मिल पाती है तो आप मुझे बता देंगे, मैं आप लोगों को जो HS शर्मा की बुक है उसकी फ़ोटोज़ आपको खींच के भेज दूँगी। ठीक है, जो टॉपिक है आपके उस टॉपिक की। ठीक है, आज से हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, एयर मासेस, वायु राशियाँ। हमने वायु पढ़ ली, ठीक है, हवाएं पढ़ ली, सब चीज़ें तो पढ़ ली। अब वायु राशियाँ क्या होती हैं? वायु राशियाँ देखिए, वायु राशि क्या होती है कि जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल तो अब आप जानते हैं ना, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का ही वायुमंडल का एक समरूपी व विस्तृत खंड होता है। वायु राशियाँ वायुमंडल का ही, वायुमंडल के समान एक क्षेत्र होता है जो विस्तृत रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे ट्रिवार्था ने कहा, ये आपको एग्जाम में लिखनी है, ट्रिवार्था की, और एक है हमारे पीटरसन। ट्रिवार्था और पीटरसन ने क्या कहा? ट्रिवार्था ने बताया कि वायु राशि जो होती है वो वायुमंडल का एक ऐसा मोटा विस्तृत खंड है जिसके विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में ताप और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं लगभग समान होती हैं। ट्रिवार्था कहते हैं कि वायुमंडल का एक ऐसा विस्तृत खंड है, ये कौन सा? वायु राशियाँ वायुमंडल का एक ऐसा विस्तृत खंड है जहाँ पर ताप व जो आर्द्रता होती है वो समान पाई जाती है, इनके अंदर समानता पाई जाती है। क्लियर हुई ये चीज़? अब देखिए पीटरसन ने क्या कहा। पीटरसन सेम बातें कहेंगे। इन्होंने कहा वायु राशि वायुमंडल का एक ऐसा विस्तृत भाग है जो अपने भौतिक गुणों विशेषकर तापमान आर्द्रता के लगभग एक समान रहता है। दोनों ने एक ही परिभाषा दी। क्लियर हुई ये चीज़ कि वायु राशियाँ होती क्या है। अब देखिए, वायु राशि की उत्पत्ति के जो क्षेत्र होते हैं, कौन सा क्षेत्र होगा जिसके अंदर वायु राशियाँ उत्पन्न होंगी? देखिए, उत्पन्न होने वाले क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र, देखिए इस पे एक तो वो क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि सारी विशेषताएं यहाँ पर समान है। ठीक है, ताकि उस क्षेत्र के अंदर तापमान और आर्द्रता जो सब दशाएं हैं वो समान मिल सके। ठीक है, एक तो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर क्या मिले, समान स्वभाव होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो समान होनी चाहिए। कैसे? समुद्र, जैसे मान लीजिए कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, बाकी जितनी भी जो विशेषताएं होती हैं सबके सब समान होनी चाहिए। एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर वायु राशियों का विकास होगा, यानी जहाँ पर उनकी उत्पत्ति होगी।
क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए इसके अंदर। दूसरा पॉइंट कहता है कि वायु की गति जो है वो बहुत हल्की होनी चाहिए। वहाँ वो क्षेत्र जहाँ पर वायु की गति हल्की होनी चाहिए, ऐसा क्षेत्र जहाँ वायु की गति बहुत हल्की होनी चाहिए, वहाँ पर क्या होगा, वायु राशियों की उत्पत्ति होगी। क्लियर हुई ये चीज़? अब देखिए पूरे जो भूतल है हमारा, उसके अंदर वायु राशियों के 6 प्रमुख उत्पत्ति क्षेत्र माने हैं। पूरी पृथ्वी के ऊपर 6 प्रमुख क्या माने गए हैं, वायु राशियां उत्पत्ति क्षेत्र माने गए हैं। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए, आप समझेंगे इस चीज को। हमने पढ़ा था ध्रुवीय क्षेत्र पढ़ा था, तो ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र एक हो गया। दूसरा देखिए उपध्रुवीय महाद्वीपीय। तीसरा देखिए मानसूनी वायु राशियों वाला क्षेत्र। चौथा है उष्ण कटिबंधीय महासागरीय। और पांचवा है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। अभी आप सिर्फ पॉइंट्स को देखना। छठा आ जाएगा हमारा भूमध्य रेखीय। क्या बताया गया है कि जो पूरी पृथ्वी है उसके ऊपर वायु राशियों की उत्पत्ति वाले 6 क्षेत्र बताए हैं। ऐसे 6 क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या होता है, वायु राशियों का विकास, यानी जहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है। पहला इन्होंने बताया कि जो ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र होता है, मतलब जो क्षेत्र, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में आप जानते हैं बर्फीली हवा होती है, बर्फीली यानी ठंडी वायु राशि होती है, ठंडी वायु राशियों का भी विकास होता है। इनमें क्या होता है, नमी रहती है, इसलिए ये अधिक गत्यात्मक और परिवर्तनशील ये क्षेत्र रहता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय। आपको क्या है ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ध्रुव को हम पोलर कहते हैं और सागर को मरीन कहते हैं। तो इसको जो आपको सिंबल मिलेगा वो मिलेगा आपको MP। देखो वायु राशियों का जो उत्पत्ति क्षेत्र बताया गया है वो 6 क्षेत्र बताए गए हैं। एक बताया ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्योंकि पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, वहाँ पर ठंड ही ठंड है, मतलब बर्फ जमी हुई है, तो ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र ले ले। फिर उससे नीचे आए आप उपध्रुवीय क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ महाद्वीपीय क्षेत्र लिया, सागरीय क्षेत्र नहीं लिया है आपने, महाद्वीपीय क्षेत्र लिया। एक क्षेत्र लिया है जो आपने मानसूनी क्षेत्र लिया है। मानसूनी क्षेत्र कौन सा, मानसूनी जो है हिंद महासागर का जो निकटवर्ती भाग है वो वाला क्षेत्र इसके अंदर आएगा। फिर उष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र भी और उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र भी। महासागर और महाद्वीपीय ये इंपॉर्टेंट है। एक क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र लिया गया, ठीक है। इस प्रकार से इनका विभाजन किया, जैसे ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र को हमने MP नाम दे दिया, वैसे ही उपध्रुवीय। अब ध्रुवीय तो को क्या हो गया, पोलर, और महाद्वीप है तो क्या होगा, महाद्वीप है तो कॉन्टिनेंट ही तो कहते हैं हम इंग्लिश में, कॉन्टिनेंट महाद्वीप को। तो ये हो जाएगा हमारा CP, ये MP, ये CP। और मानसून के लिए तो कोई स्पेसिफिक अभी वर्ड नहीं दिया गया है, जो है मान लीजिए आगे अगर इसका यूज होगा तो हम देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय यानी कि इसको हम क्या नाम देंगे, एक तो महासागर हो गया तो मरीन हो गया, M आ गया। एक उष्ण कटिबंध को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो सिंबल आया वो आया MT, ठीक।
फिर आया उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। तो उष्ण कटिबंध का आप ट्रॉपिकल जानते हैं और महाद्वीप का क्या है, कॉन्टिनेंट, तो सीटी आ गया। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़, सीटी एमटी ये सब कैसे। फिर आता है भूमध्य रेखीय, उसका भी स्पेसिफिक वर्णन नहीं दिया है। ठीक है, देखिए अब इतनी चीज़ क्लियर हुई कि ये 6 भाग थे और इनको कैसे कैसे इन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, वायु राशियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले जो वर्गीकरण आता है वो आता है हमारा स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, स्रोत के अगर आधार पर देखें तो इसमें हम कौन कौन से स्रोत हैं हमारे, तापमान व आर्द्रता। तो तापमान के आधार पर अगर देखें, तापमान के आधार पर 2 प्रकार की हैं, एक तो हमारी ध्रुवीय और दूसरी है उष्ण कटिबंधीय। ध्रुवीय यानी बहुत ठंडा, जहाँ बर्फ जमी हुई है। तापमान के आधार पर हमने पेटियां भी पढ़ी थी, तो 3 पेटियां ही तो थी, एक तो ध्रुवीय वाली दोनों तरफ की और एक हमारी उष्ण कटिबंध वाली। तो इसके अंदर भी वही सेम कंसेप्ट है। ताप के आधार पर वायु राशियां का वर्गीकरण एक तो ध्रुवीय और एक उष्ण कटिबंधीय। ध्रुवीय को हमने क्या नाम दिया, पी। उष्ण कटिबंध को हमने क्या नाम दिया, ट्रॉपिकल यानी टी। ठीक है, कहीं कहीं पर आर्कटिक वायु राशि का भी वर्णन आता है इसके अंदर ध्रुवीय में, तो इसे हम ए अक्षर से डिनोट करेंगे। और जब विषुवत-रेखीय वायु राशि आती है तो उसको हम ई से, इक्वेटोरियल के नाम से करते हैं। ठीक है, अगर ध्रुवीय के अंदर ही आ जाए कि आर्कटिक लिखा जाए, ध्रुवीय ना लिख करके क्या लिखा जाए, आर्कटिक लिखा है, तो हम इसकी जगह क्या नाम रखेंगे, ए यूज करेंगे। और उष्ण कटिबंध में अगर भूमध्य रेखीय आ जाता है, नहीं विषुवत रेखीय आ जाता है, सॉरी विषुवत रेखीय, तो हमें पता है इक्वेटोरियल होता है, तो इसकी जगह क्या वर्ड आ जाएगा, ई वर्ड आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखिए आर्द्रता के आधार पर, ये हो गई तापमान के आधार पर। आर्द्रता के आधार पर देखिए आर्द्रता कहाँ पर होगी, एक तो होगी हमारी समुद्री क्षेत्र और एक होंगे हमारे स्थल क्षेत्र। 2 ही तो स्थान होते हैं जहाँ से आर्द्रता ग्रहण होती है। आज समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, समुद्र से ही तो करते हैं हम आर्द्रता ग्रहण, और स्थल पे उसको प्रकट करते हैं। तो इस समुद्री भाग को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, महासागर, और स्थल हो गया महाद्वीप, महासागर और महाद्वीपी। तो महासागर वाले को तो हम क्या कहते हैं, मरीन, तो एम वर्ड से, और महाद्वीप को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, तो इसको सी वर्ड से हम डिनोट करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अभी तक हमने वायु राशियों आधार पर वायु राशि कितनी देख ली, एक देखी हमने पी वाली, एक टी, सी और एम। क्लियर हुआ। अब देखिए इनको जोड़ देते हैं एक बार, एम पी एम टी, एम के साथ पी और एम के साथ टी, सी के साथ पी और सी के साथ टी, 4 वायु राशि बन गई। एम पी जब जुड़ा, एम पी जुड़ा तो ध्रुवीय महासागर आ गया, एम टी जुड़ा तो उष्ण कटिबंधीय महासागरीय आ गया, सी पी आया तो क्या आया, ध्रुवीय महाद्वीपीय आ गया, और इसमें ध्रुवीय नहीं, सॉरी सी पी आ रहा है ना, हाँ, तो ध्रुवीय महासागर, ध्रुवीय महाद्वीप, और यह हो गया हमारा विषुवत रेखीय या फिर उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वाला क्षेत्र। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए ये था हमारा इसका डिवीजन। अब जो गमन मार्ग के आधार पर, ये तो था स्रोत के आधार पर, एक वर्गीकरण आएगा आपका गमन के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे ये चलती है गमन के आधार पर ले, या फिर हम इसको कहते हैं क्या, प्रक्षेप के आधार पर। क्लियर हुई ये चीज। एक डिवीजन हमने देखा था स्रोत के आधार पर, अब हम देखें गमन या प्रक्षेप के आधार पर। ठीक है, इसमें भी वही चीज कि एक तो इसके अंदर क्या लिया गया है, ताप वाला क्षेत्र लिया गया है, ताप जो है इसमें पॉइंट लिया गया है कि ताप के आधार पर विभाजन किया गया है। ठीक है, देखिए जो ये वाला जो डिवीजन है ये आपका बहुत लंबा चलेगा,
जो गमन के आधार पर है, प्रक्षेप के आधार पर। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर आधा आज छूट जाएगा, आधा फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए आगे जो ये दूसरा जो पार्ट है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।